कोर्स ऑफ डिस्कोर्स में आपका स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र कुमार। आगामी 100 दिनों में आम चुनाव 2024 की मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी होगी और नई सरकार के गठन की दावेदारी अनुमानों से निकलकर ईवीएम के नंबर्स पर ठहर जाएगी। लेकिन आगामी 15-20 दिन राजनीति के लिए संभावनाओं और दावेदारी के संदर्भ में सबसे अहम दिन होंगे। बीते 28 जनवरी को रिकॉर्ड किए गए अपने वीडियो में मैंने कहा है कि बिहार घटनाक्रम का रिपल इफेक्ट तो होगा। पंजाब में एनडीए के पुराने सहयोगी अकाली दल का मन बदल सकता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही राष्ट्रीय लोक दल इंडी अलायंस में अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित हो सकती है। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेला होबे पार्ट 2 संभव है? लगता है मैं सही हो सकता हूं। यदि नैरेटिव और पार्टी पोजीशनिंग के आधार पर आगामी आम चुनाव में संभावनाओं और समस्याओं का आकलन करें तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी द्वारा जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल को 7 लोकसभा सीटें देने के ऐलान के बाद अब भाजपा द्वारा कथित 4 सीटों का ऑफर आकर्षक क्यों है? याद करें, जनवरी माह में मोदी जी की बिहार में जनसभा कैंसिल होती रही और अंततः नीतीश उनके पाले में आ गए। इधर छपरौली में प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम और जनसभा में रालोद के मुखिया जयंत चौधरी के मंच पर अखिलेश यादव के भी शरीक होने का कार्यक्रम था, लेकिन इस कार्यक्रम के रद्द होने की खबर है। अब संयोग इतने समान तो नहीं होने चाहिए, लेकिन सियासी दिशा सूचक यंत्र के संकेत तो समान ही लग रहे हैं। खबर तो यह भी है कि चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं, यानी विपक्षी दलों का जून 2023 को पटना में हुई वह बैठक जो राष्ट्रीय विकल्प और महागठबंधन बनने की दावेदारी थी, आम चुनाव आते आते बिखरती जा रही है। यह खारिज करना असंभव है कि लगभग सभी क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस विरोध से उपजी और उभरी हैं और वे अपने अपने राज्यों में राजनीतिक जमीन को गंवाना नहीं चाहती हैं। राष्ट्रीय प्रभाव वाले कांग्रेस के समान ही ये क्षेत्रीय पार्टियां परिवार नियंत्रित या परिवार संचालित पार्टियां ही हैं, जिनके राजनीतिक दर्शन, मूल्य और दिशा अलग अलग हैं। मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार की पाला बदल छवि से भाजपा को कोई विशेष लाभ होगा, लेकिन इस घटना ने इंडी अलायंस की संभावना और एकजुटता, विकल्प और स्थिरता को लेकर जनता में पर्याप्त संदेह पहुंचाया है। भाजपा इस संदेश का अर्थ और प्रभाव जानती है। नीतीश कुमार के बाद यदि जयंत चौधरी के रालोद, बादल परिवार के अकाली दल से लेकर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी यदि एनडीए में आ जाते हैं तो विपक्ष को लेकर आशंकाएं जाहिर है और बड़ी होती जाएगी। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र हो या यूपी या फिर जम्मू एंड कश्मीर, जहां तक आम चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग की घोषणा का प्रश्न है, मैं स्पष्ट हूं कि सत्तारूढ़ मोदी नेतृत्व वाली एनडीए की तुलना में विपक्षी दलों के कथित महागठबंधन के सीट शेयरिंग की घोषणा में देरी नुकसानदायक है, क्योंकि उन्हें ही यह संदेश देना है कि वे राष्ट्रीय विकल्प को लेकर एकजुट हैं, प्रणालीबद्ध और प्रक्रियाबद्ध यानी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड प्रोसेस बेस्ड मैकेनिज्म के अंतर्गत राजनीतिक रणनीति और किसी भावी सरकार के कार्यक्रमों को लेकर प्रतिबद्ध है। ऐसी कोई खबर भी नहीं है कि कथित महागठबंधन चुनाव से पहले किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को तैयार कर रहा हो। दिग्गज राजनीतिक विचारक प्रताप भानु मेहता ने 1 जनवरी को लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी की एक बार फिर सत्ता में वापसी लगभग निश्चित है, जिससे भारत को शासकीय और नीतिगत निरंतरता का लाभ मिलेगा। आगे वे यह भी लिखते हैं कि द अपोजिशन इज स्टिल नॉट एबल टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज अ गवर्निंग कोalition और tap into the aspirational space that Prime Minister Modi is occupying. But we should not be under any illusion that the return of the BJP will be deeper and more irrevocable consolidation of both communalism and authoritarianism. वे गलत नहीं है। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक और बहुप्रजातीय पहचान यानी मल्टी कल्चर एंड मल्टी एथनिक आइडेंटिटी वाले देश में, जहां अगड़े, पिछड़े,
अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक जैसी सामाजिक सच्चाई और चुनावी समीकरण हो, वहां लोकतंत्र की प्रतिस्पर्धा मौसम के बदलावों के समान अपना अनुकूलन तो करेगी ही। यह स्वाभाविक है और हम भारतीयों ने इस चुनौतीपूर्ण वास्तविकता के बीच लोकतंत्र और समाज के दीर्घकालिक हितों पर जनादेश देने की अपनी बुद्धिमत्ता साबित की है। जनता नैरेटिव न्यूट्रल नहीं है, न हो सकती है, लेकिन नैरेटिव बनाने की क्षमता भी तो राजनीतिक जीवंतता का प्रमाण है। नीरजा चौधरी ने अपने आलेख में काशी अयोध्या मूवमेंट पर 2 अहम प्रश्नों को लिखती हैं। पहला कि इन तीर्थ स्थलों पर युवाओं की भारी संख्या में मौजूदगी क्या हिंदू नवचेतना का संकेत है और इसका 2024 आम चुनाव पर क्या प्रभाव होगा। दूसरा कि क्या हिंदू नवचेतना केवल कथित सवर्ण हिंदुओं तक सीमित है या ओबीसी, अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं में भी हिंदू आइडेंटिटी और एस्पिरेशन ऑफ गुड लाइफ विद डेवलपमेंट का समान भाव उन्हें मोदी या भाजपा की ओर ले जा रहा है। लेकिन 22 जनवरी के बाद मुझे संदेह था कि अयोध्या के सांस्कृतिक मुद्दे को अपनी पहचान बना चुकी भाजपा अगले 100 दिनों तक इस ऊर्जा को जीवंत कैसे बनाए रखेगी। जनवरी के आखिरी दिनों में ही ज्ञानवापी प्रकरण पर एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई और निचली अदालत द्वारा व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति दिए जाने के बाद अब लग रहा है कि अयोध्या नैरेटिव ने अपना लोकेशन बदल लिया है। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हों ना हों, इसकी तरह विपक्षी दलों में भी ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर एक बार फिर गहरा संशय है। प्रभु श्री राम और रामचरितमानस पर अमर्यादित टिप्पणियों से लेकर सनातन संस्कृति को रोग ठहराने, सनातन को उखाड़ फेंकने की जरूरत बताने वाले बयानों पर विपक्षी महागठबंधन के दल आपस में पल्ला झाड़ते दिखते रहे हैं। एनडीए दलों में ऐसे सांस्कृतिक मसलों पर कोई अंतर्विरोध नहीं है। समस्या यह है कि मोदी और उनकी भाजपा विपक्षी दलों की इस सीमा और संशय को जानते हैं। उधर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता बिल के साथ चर्चा अब यह भी है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में मजहबी अत्याचार झेलने के कारण भारत आ बसे गैर मुस्लिम लोगों की नागरिकता देने के लिए दिसंबर 2019 में मोदी सरकार द्वारा पारित CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने वाले नियमों को केंद्र सरकार आम चुनाव से पहले जारी कर देगी। यह मुद्दा भी भारत में कथित अल्पसंख्यक असुरक्षा या उनकी नागरिकता को समाप्त करने के हास्यास्पद कुतर्क पर गढ़े गए अफवाह के लिए जाना जाता है और शाहीन बाग के कारण और परिणाम के संदर्भ में समस्या यह है कि विपक्षी दल चाहकर भी नागरिकता संशोधन कानून जैसे मुद्दे को छोड़ नहीं सकती और उनकी प्रतिक्रिया अल्पसंख्यक तुष्टीकरण बनाम सांस्कृतिक भारत के रूप में ही सामने आएगी। CAA भारत के मुसलमानों की नागरिकता का कानून है ही नहीं, लेकिन बात यह भी है कि यदि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर संवैधानिकता के प्रश्न को लेकर आम चुनाव से पहले कोई फैसला सुनाती है तो वह निर्णय चाहे सरकार के पक्ष में हो या उसके विपरीत, दोनों ही दशाओं में भाजपा को लाभ हो सकता है। विपक्ष को यह समझना होगा कि उसे भाजपा से नहीं लड़ना है और ना ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के महत्व को खारिज किया जा सकता है, बल्कि उसे मतदाताओं का विश्वास जीतना है जिसमें तर्क, तथ्य और औचित्य होने चाहिए। अब नैरेटिव की गुणवत्ता समझिए कि जिस 3 जनवरी को अडानी हिंडनबर्ग प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की अर्जी को खारिज करने का निर्देश दिया, एन दिन ही कांग्रेस की तेलंगाना में बनी नई सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ निवेश को लेकर समझौता कर डाला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज होने के एन दिन महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़कर शिंदे ग्रुप की शिवसेना में चले गए। यदि राहुल गांधी और इंडी अलायंस के दलों को लगता है कि ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी नैरेटिव और टाइम लैप्सेस के साथ वे विकल्प के रूप में जन विश्वास जीत सकते हैं तो यह संभव नहीं दिखता है। जहां तक नीतियों और योजनाओं का प्रश्न है, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी लेकिन अंतरिम बजट पेश किया गया।
इस अंतरिम बजट का सार यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था मोदी सरकार के दौर में वैश्विक महामारी, सप्लाई चेन अनसर्टेनिटी और जियोपॉलिटिकल रिस्क के बावजूद लगातार आकर्षक और मजबूत होते हुए विश्व की नई आशा है। कुछ खबरों को समझें। हांगकांग को पछाड़कर हम दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन चुके हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इन्वेस्टर बेस 22% बढ़कर अब 8,54,00,000 पर पहुंच गया है। यानी एनएसई में अब पूरे भारत के निवेशकों की हिस्सेदारी है। वर्ष 2023 में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स द्वारा कुल 1,70,000 करोड़ रुपए का निवेश भारत में किया गया, जिसमें से 66,000 करोड़ रुपए यानी 40% निवेश अकेले दिसंबर महीने में हुआ। इसके पीछे 3 राज्यों में भाजपा सरकार बनने से केंद्र में मोदी सरकार की वापसी की मजबूत संभावना, पॉलिसी कंटिन्यूटी की आशा और भारत के अर्थव्यवस्था में माइक्रो और मैक्रो फंडामेंटल्स की मजबूती को कारण बताया गया था। आप अंतरिम बजट में कैपेक्स यानी पूंजीगत व्यय के मद में 11.11 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान से लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की घोषणा में भविष्य के भारत को लेकर सरकार के नीतिगत निर्णय और दिशा को बखूबी समझ सकते हैं। हम भारत की अर्थव्यवस्था में जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन के साथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोबिलिटी के साक्षी बन रहे हैं और यही कारण है कि 11वीं से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए कांग्रेस जिस 30 साल के समय का अनुमान लगाती है, अब वह 15 साल में संभव होता दिखता है। यही मोदी सरकार की यूएसपी और लोकप्रियता है। उधर कर्नाटक और केरल के नेतृत्व में दक्षिण भारत के राज्य मोदी सरकार द्वारा राज्यों के साथ टैक्स समेत आर्थिक संसाधनों के बंटवारे में जिस भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, पहली बात कि केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे का एक निर्धारित फॉर्मूला है, जिसके संवैधानिक दायित्व का पालन न करने का कोई आधार नहीं है। लेकिन क्या इस प्रदर्शन के पीछे कारण यह नहीं है कि भाजपा दक्षिण के राज्यों में विस्तार को लेकर गंभीर है और ये असहज है? अलबत्ता 2 बातें हैं। पहला कि यदि दक्षिणी राज्य यह विरोध कर भी रहे हैं तो इससे उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भारत में भाजपा की चुनावी पकड़ कमजोर नहीं होती है, बल्कि और पुख्ता रहती है। दूसरा कि इंडी महागठबंधन के दक्षिणी राज्यों के दल यदि उत्तर भारत के राज्यों का विरोधी दिखते हैं तो इससे कांग्रेस के लिए उत्तर और दक्षिण दोनों ही तरफ सांप छछूंदरों जैसी स्थिति होती है और महागठबंधन कथित राष्ट्रीय चरित्र खो देगा। चुनावी लोकप्रियता को आंकने के अनेक तरीके हैं। एक मैं सुझाता हूं, नोटबंदी की कतार से लेकर केदारनाथ की गुफाओं में साधना तक, कोविड दौर में थाली घंटे बजाने से लेकर पीएम केयर फंड में दान की अपील तक हम देख चुके हैं। अभी जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप के समुद्र तट पर स्नॉर्कलिंग करते खूबसूरत बीच पर बैठे दिखते हैं और लक्षद्वीप के पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील कर देते हैं। फिलहाल मालदीव और भारत के कूटनीतिक आयामों को छोड़ दें तो प्रधानमंत्री मोदी की अपील को मालदीव जाने वाले भारतीय टूरिस्ट्स ने किस तरह हाथों हाथ लिया और जिस तरह मालदीव की बुकिंग रद्द हुई, यह साबित होता है कि मोदी न केवल टाइमिंग के मास्टर हैं बल्कि उनकी लोकप्रियता अक्षुण्ण है। वैसे समुद्र में डुबकी तो राहुल गांधी भी लगा चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी समेत विपक्ष के किस नेता की किसी टूरिस्ट स्पॉट या स्पिरिचुअल प्लेस पर जाने के कारण या ऐसी अपील पर उस स्थान को टूर प्लान में शामिल करने की रुचि भारतीयों में बढ़ी है? ऐसा तो मुझे कोई ध्यान नहीं आता। तुर्रा यह है कि जो लोग सरदार पटेल की प्रतिमा और काशी कॉरिडोर पर बेवजह खर्चे का अर्थशास्त्र समझा रहे थे, वे इन शहरों के टूरिज्म के आंकड़ों से अपना स्वाद कसैला कराए बैठे हैं। बात सही भी है, लेकिन राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा जिस दिशा में यानी पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ रही है, लगता है मानो महागठबंधन भविष्य का सियासी सूर्य जो पिछले साल पटना में उदित हुआ था, वह पश्चिम में महाराष्ट्र तट पर डूब जाएगा। वैसे लगता तो नहीं है कि उद्धव ठाकरे भी इंडी महागठबंधन छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ दें तो आश्चर्य मत कीजिएगा। अब यूपीए शासन के 10 साल बना मोदी सरकार के 10 साल पर
मोदी सरकार एक श्वेत पत्र जारी कर रही है। इस श्वेत पत्र को उठाइए और ब्लैक एंड व्हाइट के सैकड़ों शेड्स में उकेरे गए नैरेटिव और उसकी चुनावी कलाकृति का आनंद उठाइए। आपने कोर्स ऑफ डिस्कोर्स देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।